हेलो, गुड इवनिंग और नमस्ते सभी को। यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन में आज हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। और जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस मैंने बोला एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इस एग्ज़ाम में आप देखेंगे सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और हर टॉपिक से ही प्रश्न देखने को मिलेगा। बट एक होता है ना स्कोरिंग वाला चैप्टर, तो ये फंक्शनल ग्रुप का जो टेस्ट है ये वन ऑफ द स्कोरिंग एरिया है ना। और कंपटीशन है तो हम इसमें कुछ छोड़ के नहीं जा सकते, पढ़ना सब कुछ ही है। पर हाँ, अगर ज़्यादा मार्क्स का अगर मैं कहीं एज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ये है कि बिल्कुल ही न्यू पैटर्न रखा है इस एग्ज़ाम का, क्योंकि इसमें जीएस भी दे दिया है और सब्जेक्ट भी दे दिया है। सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का पोर्शन अलग है, थ्योरी का पोर्शन अलग है। तो यहाँ पे मैं देखूँगा कि जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा हम बस सुपरस्टिशन लेके चल सकते हैं कि इस तरीके से पूछा जा सकता है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट का मतलब जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस है, क्योंकि कंपटीशन है तो छोड़ के तो हम जा नहीं सकते। हर टॉपिक को अप्रोच करना है, हर टॉपिक पढ़ना है। और एक बात कहूँगा कि किसी भी, जैसे मान लीजिए टेस्ट सीरीज़ में भी अगर आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपको लगता है कि उसके आंसर में गड़बड़ है, तो उसको आपस में चर्चा कीजिए। चर्चा करने के बाद उसी प्रश्न पे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कीजिए, अगर वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो। ठीक है ना। अगर लगता है कि एग्ज़ाम में पूछा आने के 100% चांस है और मुझे भी लगेगा हैं, तो मैं उस क्वेश्चन पे फोकस करूँगा, एनालाइज कराऊँगा। अदरवाइज़ अगर मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करा, डैट मीन्स वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है। उसके रीज़न बहुत सारे हैं भाई, मैं हर पेपर को एनालाइज करता हूँ। आई थिंक जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो मैं डिफरेंट चैनल से, चाहे वाईआईटी जेई है, नेट है, सारे चैनल को लेकर आता हूँ, वहाँ से एनालाइज करता हूँ, पीवाईक्यूज़ देखता हूँ। ऐसे ही जो आपका जीएस है, तो जीएस भी मैं पूरा एनालाइज करता हूँ। देखो जीएस जैसा जो सब्जेक्ट है उसको तो ऑब्वियस बात है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएगा। जीएस का कोई एंड है नहीं, है ना। तो जीएस वाले जो पोर्शन है उस पर ज़्यादा समय एक ही टॉपिक पे वेस्ट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जीएस में जितना ज़्यादा आप करके जाओगे ना, एक एक डायमेंशन को टच करके जाओगे, तो उतने ही मार्क्स आने की संभावना उसमें बढ़ जाएगी। और जो मैंने टेस्ट नंबर 1 रखा है वो उत्तराखंड के ही पीवाईक्यूज़ है ना, जितने भी क्वेश्चंस मुझे पीवाईक्यू के मिले हैं उन क्वेश्चंस को मैंने फ्रेम करा है। और कुछ क्वेश्चन जैसे कि पुराने थे तो मैंने उनको नए में जोड़ के डाला है। जैसे फॉर एग्जांपल एक था कि 2000 आई थिंक 16 का क्वेश्चन था कि जो ओलंपिक्स हैं ये कहाँ होने वाले हैं, मैंने उसी को बस 2024 में फ्रेम कर दिया कि 2024 का ओलंपिक कहाँ होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है तो उसी थीम पे मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। और वैसे भी इस साल ओलंपिक्स हैं पेरिस में, तो अब इस बात है क्वेश्चन जो है रिपीट होने के चांस बनते हैं। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन का एनालाइज करा है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियस बात है आपने अगर फीस दी है तो कुछ बेनिफिट तो आपको मिले। ठीक है। बाकी जो बच्चे कह रहे हैं कि सर जीएस जो आप पढ़ा रहे हैं उतना सफिशियंट है, तो मैं उनसे यही कहूँगा, देखो बढ़ के जाओ, बाकी भगवान पे छोड़ दो, है ना। क्योंकि देखो अगर आपको आ रहा है तो मान के चलिए वो लगभग सभी को आ रहा होगा, और जब आपको नहीं आ रहा है तो उसमें से कुछ ही होंगे जिनको वो क्वेश्चन आ रहा होगा, बट आप ऑब्वियस बात है दूसरे क्वेश्चन पे अच्छा करके उनसे आगे लीड कर सकते हैं। दूसरा, टेस्ट सीरीज जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल एग्ज़ाम में जैसे बैठे वैसे आप उसको जो है पूरा बनाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। केवल ये नहीं कि मैंने टेस्ट दे दिया मन मार के 2 घंटे का, नहीं, उसके बाद उस टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज भी कीजिए, उन क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, उनके एक बार ऑप्शंस को भी देखिए कि मैं क्वेश्चन को किस तरीके से बना रहा हूँ, कि रॉन्ग स्टेटमेंट किस तरीके से मैं रॉन्ग बना रहा हूँ, है ना। क्योंकि भाई सबसे मुश्किल काम होता है गलत स्टेटमेंट बनाना, है ना। अगर 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में से 3 सही होंगे तो एक गलत तो बनाना ही पड़ेगा। मतलब 3 हो सकता है प्रोबेबिलिटी सही होने की, पर एक तो वेग ही होगा, वो आंसर कभी होगा ही नहीं। और एलिमिनेशन मेथड याद रखना है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ये नहीं कि पहला ही पढ़ा क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन देख लिया और आंसर मार के आ गए मजे मजे में, ऐसा भी नहीं करना है। आपको एलिमिनेशन करना है, चारों ऑप्शन तक जाना है, चौथे ऑप्शन तक जाकर आपको क्रॉस मारना है, और जो सही आंसर होगा, हो सकता है बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सी उससे भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, और हम वहाँ तक गए ही नहीं। तो ऐसी गलतियाँ करने से अवॉइड करना है, और टेस्ट सीरीज़ हमें यही सिखाती है। तो प्लीज़ इन चीज़ पे अच्छे से एनालाइज कीजिए। हो सकता है ये शुरू वाला पोर्शन काफ़ी बच्चों ने स्किप कर दिया हो, बट ये बात जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही बात आपको लीड कराएगी और बच्चों से। 18 ही पद हैं, ध्यान रखिएगा। जनरल के देख लीजिएगा कितने पद हैं, अपने अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कितने पद हैं और कितना कंपटीशन है।
क्योंकि जिसने 12 पास किया है वो भी भर रहा है, और जो ग्रेजुएशन वाला बच्चा है वो भी भर रहा है, और मास्टर्स वाले बच्चे भी बहुत सारे इसको भर रहे हैं। तो समझिए व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कंपटीशन। चलिए खैर अब क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। तो टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं इसको। इसमें आपने जब बहुत सारे टेस्ट, जो बच्चे काफ़ी पहले से केमिस्ट्री छोड़ चुके हैं तो उन्होंने याद होगा टोलन टेस्ट वगैरह कुछ पढ़ा था, फेलिंग टेस्ट पढ़ा था, स्किप टेस्ट पढ़ा था, तो वही सारे ऑर्गेनिक के टेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी और जो भी लैब मैनुअल मेरे पास प्रेजेंट हैं तो उनसे कलेक्टिवली मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस में हमें गिवन है टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और उसमें क्या क्या है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जिसमें आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट करना है, अल्कोहलिक ग्रुप का करना है, फिनोलिक ग्रुप का करना है, एल्डिहाइड कीटोन का करना है, कार्बोक्सिलिक का करना है, अमाइनो फंक्शनल ग्रुप का इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, कार्बनिक कंपाउंड जो है, उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप कैसे हम केमिकल टेस्ट से पता लगा सकते हैं, जैसे हमने सॉल्ट एनालिसिस करा था, तो सेम उसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, इसी को हम टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जरा आप इन ग्रुप्स को देखिए। आप सभी को ये कहानी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। मैंने IUPAC नेमिंग पढ़ाया है, उसमें भी मैंने आपको ये सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हैं। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे हमारे पास है एल्कीन्स, डबल बॉन्ड वाला, एल्काइन सभी जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप होता है। मुझे पता है जो बच्चे केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो ये सब कहानी जानते हैं, बट ऑब्वियस बात है काफ़ी बच्चे BSc इन मैथमेटिक्स से या फिर हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स या किसी और सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो उनके लिए जस्ट रिविजन के तौर पर मैं ले रहा हूँ। ऐसी अल्कोहल OH ग्रुप, फिनॉल में आप जानते हैं बेंजीन होगा, उस पर OH ग्रुप होगा, प्राइमरी अमाइन NH2 ग्रुप, सेकेंडरी अमाइन में 2 ग्रुप लग रहे होंगे, टर्शरी में 3 ग्रुप लग रहे होंगे, एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, कीटोन CO ग्रुप। देखो ये एल्डिहाइड आपका ग्रुप हो गया है ना, कीटोन आपका हो गया, कार्बो ऑक्जेलिक हो गया, ईस्टर हो गया। अगर इन चारों ही ग्रुप पे अगर आप फोकस करते हैं तो इनमें एक चीज़ कॉमन है, सर क्या, CO कार्बोनिल ग्रुप सभी पे कॉमन है ना। अगर एक साइड H आ जाता है तो ये एल्डिहाइड बन जाता है, अगर दोनों साइड ग्रुप रहते हैं तो कीटोन होता है, एक साइड OH आ जाएगा तो सर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, और अगर OR आ जाएगा तो ये ईस्टर बन जाएगा। बहुत सिंपल सी सरल सी बात है। नाइट्रो कंपाउंड आपका ये जो NO2 ग्रुप है, और एमाइड, देखो अब एक और चीज़, एमाइड पे भी कार्बोनिल ग्रुप है, बस एमाइड है तो ऑब्वियस बात है नाइट्रोजन आ जाएगा, है ना। एमाइड वर्ड यूज जनरली नाइट्रोजन के लिए करते हैं। तो ये सारे हमारे जनरली फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके हमें लगभग टेस्ट करने हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, असंतृप्तता जो है उसके लिए टेस्ट पढ़ रहे हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी जो है PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसी में आगे आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। अगर 24 पेज है तो आप जानते हैं इसमें 12 हिंदी है, 12 इंग्लिश है। ठीक है, तो 10-12 पन्नों में जो है हमने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये मान के चलिए टोटल आपके लगभग 14 या 15 क्लास होंगी, लगभग 100 पेजेस के अंदर आपके सारे टेस्ट मैंने कवर करा दिए हैं, और प्रभु ने चाहा, उनकी इच्छा रही तो इसी वजह से आएगा और आप बेहतर स्कोर करेंगे। ठीक है, तो ब्रोमीन टेस्ट है। सबसे पहले ब्रोमीन जो सॉल्यूशन होता है, अगर आप इसको CCl4 इन वाटर, पहली बात आपको पता ना चाहिए ब्रोमीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उसको घोलने के लिए भी हमें नॉन पोलर चीज़ ही चाहिए, तो हम CCl4 ले रहे हैं। ठीक है, घोलने के लिए क्या ले रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे हैं। तो हमने क्या करा, ब्रोमीन लिया, CCl4 लिया, और जो कंपाउंड को हमें डिटेक्ट करना है कि इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कि नहीं है, डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो अगर ये चेक करना है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन चेक करना है, तो हमें ब्रोमीन वाटर को CCl या ब्रोमीन को CCl4 की प्रेजेंस में डालना है कंपाउंड के साथ, और उसे सेक करना है। ठीक है, ऑब्जर्व क्या होगा इससे, सर से यह ऑब्जर्व होगा कि ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपेयर, तो जो ऑरेंज कलर का ब्रोमीन होता है उसका कलर जो है डिसअपेयर हो जाएगा, और नो एवोल्यूशन ऑफ HBr, ना ही कोई यहाँ से HBr निकलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में कि किस तरीके से जो ऑरेंज या ब्राउनिश सा कलर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जैसे ही आपने, अगर मान लीजिए वो आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड बॉन्ड अगर मौजूद है, तो वह गायब होने का कैसे पता चलेगा, या मैं बोलूँ सॉरी, कलर गायब होने का कैसे पता चलेगा कि उसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ब्रोमीन का ये जो ऑरेंज कलर है, या मैं बोलूँ रेडिश ब्राउन कलर है, अगर ये गायब हो जाता है ना, देखो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कलर जो है यहाँ से हट गया है, गायब हो गया है, तो हमें पता चल जाएगा कि सर यहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन देखना चाहते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी अगर रिएक्शन आती है तो इतना अंडरस्टूड हम होंगे कि सर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये रिएक्शंस आपको मैंने एल्कीन्स में भी पढ़ाई हुई हैं कि सर यहाँ पे जैसे ही मैं ब्रोमीन को ऐड करता हूँ, तो ब्रोमीन ऐड करने पे सर यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा,
है ना, वो अगल बगल पे Br मिल जाएगा, अगल बगल पे Br मिल जाएगा। ये कहानी हमें समझ में आती है। 1,2 डाइब्रोमो इथेन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो जो आपके एल्केन्स हैं जनरली ये लोअर एल्केन्स कलरलेस होते हैं, तो सर ये कलरलेस कंपाउंड आपको दिख जाएगा। तो हमने टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, असंतृप्तता, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए सर हमने कौन सा टेस्ट करा, हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा। हमने ब्रोमीन वाटर लिया और उसको CCl4 में डिजोल्व करा, कंपाउंड को डाला, सेक करा, तो हमने देखा जो ब्रोमीन का कलर है वो डिसअपेयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। गायब होते ही हमें पता चल जाएगा कि सर इस कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगला टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मान के चलिए इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं और ये पूछे जाने के, मतलब मान के चलिए मैं अगर एग्जामिनर होता तो मेरा बेयर टेस्ट पे तो बहुत ज़्यादा दिमाग जाता, और ऑब्वियस बात है हर एग्जामिनर का ये फेवरेट टेस्ट होता भी है बेयर टेस्ट। इस बेयर टेस्ट से पहले एक चीज़ जानिए कि व्हाट इज बेयर रिएजेंट। तो ये जो कहानी लिखी है ना 1% सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, इसको ही हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। मे भी एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेयर्स रिएजेंट क्या होता है। तो 1% सॉल्यूशन यदि आप KMnO4 का बना रहे हो, पोटेशियम पर मैग्नेट का 1% सॉल्यूशन, 1% का मतलब समझ रहे हैं कि आपने जो पानी है उसको 99 भाग में रखा है और एक भाग में आपने KMnO4 को रखा है। ठीक है, जैसे 100 ml का सॉल्यूशन बना रहे हो तो 99 ml पानी है और 1 ml आपका KMnO4 है। तो जो है आप उसका 2 ml ले रहे हो, उसका भी कितना ले रहे हो, 2 ml ले रहे हो, और फिर इसमें 1 ml क्या डाल रहे हो सर, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन डाल रहे हो। ठीक है, फॉलोड बाय फ्यू ड्रॉप ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और धीरे धीरे उसमें कुछ बूंदे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाल रहे हो। ठीक है, क्या करा आपने, फिर से सुनिए, आपने KMnO4 का 1% सॉल्यूशन लिया, डेट मीन्स बेयर्स रिएजेंट लिया, उसमें आप 1 ml सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन डाल रहे हो, Na2CO3 डाल रहे हैं, और साथ में बूंद बूंद करके ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल रहे हैं। तो हमें देखने को क्या मिला सर, जो आप सभी को पता है आपका जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है जनरली पिंक कलर का होता है, तो उसका पिंक कलर अगर गायब हो रहा है ना, तो ब्रोमीन में ब्रोमीन का ऑरेंज कलर गायब हो रहा है, और पोटेशियम पर मैग्नेट में पोटेशियम पर मैग्नेट का जो पिंक कलर है वो गायब हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर। तो पर्पल कलर यदि यहाँ गायब हो रहा है तो हमें समझ में आता है कि यहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब देखो हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ये अप टू क्लास 12th दे रहे हैं, इसीलिए बेसिकली ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाना चाहिए कि जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड है और सर इसमें आपने KMnO4 का 1% सॉल्यूशन मिलाया, ठीक है 1% सॉल्यूशन मिलाया, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसमें सर आपने डाला, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मे भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट मिलेगा सर, प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट आपका ये होगा, इसको क्या कहते हैं सर, अगल बगल में 2 अल्कोहल, तो सर ये होगा डाइऑल। क्या नाम हो जाएगा इसका, डाइऑल। क्यों, क्योंकि सर 2 OL है ना, 2 OH है, OH को हम ऑल ग्रुप कहते हैं, तो 2 ऑल हैं तो डाइऑल हो जाएगा। अब इसका नाम क्या बनेगा सर, ये 2 कार्बन है, 2 के लिए इथ लगता है ना, दोनों सिंगल बॉन्ड से एन आ जाएगा। इसकी पहले और दूसरे पोजीशन पे दोनों पे ही ऑल हैं, मतलब अल्कोहल ग्रुप है, तो 1,2 डाइऑल। तो देख सकते हो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन के लिए इथ लगता है, सिंगल बॉन्ड से एन हो गया, इसके 1 और 2 दोनों पे ही एक एक ऑल है, तो 2 ऑल हैं, डाइऑल हो गया। क्लियर। अब एक और, वैसे इतने डीप में क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर भी यह देखेंगे कि लेवल 4 का पद है ना, IIT JEE का एग्जाम नहीं है, डेज का जो 2nd नंबर का टफेस्ट एग्जाम है उसका एग्जाम नहीं है ना, ये केवल लेवल स्टेंट लेवल 4 का पद है, तो एग्जाम को उसी दायरे में रख के पूछना चाहिए। बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में पूछा तो यही पूछा जाएगा कि जो आपका बेयर रिएजेंट में आप जो रिएक्शन कराते हो डबल बॉन्ड की, तो जो उसमें OH ग्रुप मिलेंगे क्या वो सेम साइड मिलेंगे या डिफरेंट साइड मिलेंगे। अगर सेम साइड मिल रहे हैं तो उसको हम सिन एडिशन बोलते हैं। सिन का मतलब ही होता है सेम साइड जुड़ना। ठीक है, अगर ये OH अपोजिट साइड होते हैं तो हम इसको कहते हैं एंटी एडिशन या ट्रांस एडिशन। सिन एडिशन को हम सिस एडिशन कह देंगे तो भी इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, हालांकि सिस और ट्रांस सिंगल डबल बॉन्ड पे हम प्रेफरेबली देखते हैं, बाकी सिन और एंटी हम जनरली सिंगल बॉन्ड के लिए कह देते हैं। ठीक है, तो सिन एडिशन होता है एक साइड ही OH ग्रुप आके जुड़ेंगे, है ना, दोनों सेम साइड ही हैं, चाहे दोनों को ऊपर की साइड रख लो चाहे नीचे की साइड, सेम साइड होने चाहिए, तो ये सिन एडिशन वाला प्रोडक्ट देगा, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। तो 2 टेस्ट हमने अनसैचुरेशन के पढ़े हैं, अच्छे से हमें ध्यान रखना है, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं टेस्ट फॉर एल्कोहलिक OH ग्रुप। तो OH ग्रुप के लिए जो आपका टेस्ट है वो देखते हैं। सबसे पहले है सोडियम मेटल टेस्ट। ठीक है, और ये सोडियम मेटल टेस्ट हम जो है NCERT में भी पढ़ते हैं। अब रिएक्शन आ गए तो सर आप ये नहीं कि हर रिएक्शन को बता नहीं रहे हैं, तो बेटा जी जितनी भी रिएक्शंस है ना आप सब NCERT में पढ़ते हैं, और आपको ऑब्वियस बात है अल्कोहल वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया भी है।
तो हमारे पास यदि अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन यदि हम सोडियम मेटल से कराते हैं तो सोडियम मेटल के साथ जाकर ये बना लेता है सोडियम आपका एल्क ऑक्साइड, है ना। ये RO ग्रुप को हम एल्क ऑक्साइड ग्रुप बोलते हैं, एल्क ऑक्साइड। और आइड क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, सोडियम से जुड़ा है तो सोडियम एल्क ऑक्साइड कह सकता हूँ। मान लो यहाँ इथेनॉल होता तो ये सोडियम इथोक्साइड बन जाता। और सर साथ में एक गैस भी निकलती है जिसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट में जनरली हमें यही देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पे कोई गैस निकल रही है बबल में, है ना। अगर वो कलरलेस गैस निकल रही है, बबलिंग फॉर्म हो रही है, तो डेट मीन सर यहाँ पे OH ग्रुप मौजूद है। सबसे पहला जो हमने टेस्ट किया यह किया सर सोडियम मेटल टेस्ट, ठीक है, जिसको हम ज़ेंथे टेस्ट भी बोलते हैं। दोनों नाम क्लियरली याद रखना है, ये कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और मान लीजिए सोडियम मेटल टेस्ट की तरह अगर जगह ज़ेंथे टेस्ट लिखा आया तो फिर फंसने के चांसेस भी बनते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो टेक अबाउट 2 ml ऑफ ए गिवन सब्सटेंस, इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है कि अल्कोहल लेना है, उसमें आप सोडियम मेटल को डाल के देखिएगा। डालेंगे तो यहाँ पे एफरवेंस, है ना, एकदम से फिजिंग साउंड के साथ। यह साउंड बेसिकली यहाँ पे नहीं सुनाई देता क्योंकि स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, बट फिजिंग के साथ, है ना, एफरवेंस के साथ आपको ऐसे हाइड्रोजन गैस जो है कलरलेस निकलते हुए दिखाई देगी, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस तो आपने न जाने अगर कभी लैब में प्रैक्टिकल करा होगा तो आपने मेटल की जब रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते हैं तब भी ऐसे ही गैस निकल रही होती बबल फॉर्म में, ठीक है। तो हमें समझ में आता है बबल फॉर्म में अगर कोई कलरलेस गैस निकल रही है तो हाइड्रोजन हो सकता है। और हाइड्रोजन का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है कि सर हम उसको सोप सॉल्यूशन में पास कराते हैं, सोप में जब बबल बनते हैं उनके पास जब हम जलती हुई माचिस को लाते हैं तो पॉप साउंड, पटाखों के साउंड के साथ ब्रस्ट होते हैं, है ना, फटने की आवाज़ आती है पटाखे के, जैसे पटाखे फट रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैसेज इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील होती है। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल का एक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ये भी बच्चों को टेस्ट बहुत कराया जाता है और आशा करते हैं आप जब उस पद पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो भी आप इस टेस्ट को बच्चों को परफॉर्म कराएंगे। हालांकि मैंने आपको बताया टेस्ट परफॉर्म आपके प्रोफेसर या जो PGTs हैं वही कराते हैं, बट इन केस अगर कहीं से कई बार होता है कि भैया PGTs ही ढीले पड़ते हैं, है ना, और आपके जो प्रोफेसर वगैरह हैं वही इंटरेस्ट नहीं लेते हैं प्रैक्टिकल्स में, तो प्लीज़ आपकी जिम्मेदारी बनेगी, आप अगर उस पद पे गए हैं तो उसका सदुपयोग करिएगा। और बच्चों को देखो, आप खुद सोचिए, आपके साथ मुझे 100% श्योर है कि बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे, बहुत कम ही ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पे हर टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है। और आप सोच के देखिए, अगर आप उस एज में हैं और आपको, तो ऑब्वियस बात है बच्चे हैं, शरारत में ही मन होता है ना, बट उस टाइम पे अगर आपको ही सारे टेस्ट अच्छे से कराए जाते तो कहीं ना कहीं एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का। तो वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप उस पद पे पहुँचते हैं तो उसको अच्छे से क्या करेंगे, यूटिलाइज भी करेंगे। ये नहीं कि बस सिलेक्शन हो गया, सरकारी नौकरी लग गई, अब जो है मैं मूंगफली फोड़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ जिम्मेदारी को लेके चलिएगा, तभी उस पद की आप जो है शान को बढ़ा पाएंगे, ठीक है। और वैसे भी कोई छोटा पद या बड़ा नहीं होता है, मेन चीज़ होती है कि उस पद पे आप काम कैसा कर रहे हैं। अगर काम बेहतर कर रहे हैं ना तो ऑब्वियस बात है वो डंके की चोट पे जाके जो बजाना होता है ना वो काम होगा। खैर, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, इसमें क्या करेंगे, आपको जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है 1 ml, ठीक है जी, 1 ml इन टेस्ट ट्यूब, उसमें कुछ ड्रॉप डालनी है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि वहाँ पे रेड या पिंक कलर डेवलप हो गया होगा उस सॉल्यूशन में। किसकी वजह से सर? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। देखो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, है ना। तो अगर ये पिंक या रेड कलर दिखाई देता है, देखो कलर यही बहुत दिक्कतें करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम 5 से 6 बार टेस्ट पढ़ के जाना है। और अत्यधिक समय वेस्ट कहीं ना करिए। अगर मन बना लिया है कि सर उत्तराखंड में मुझे जॉब चाहिए, इसी पद पे मुझे मिल जाए फ़िलहाल काम चलाने के लिए, और मैं किसी बड़े पद की भी तैयारी कर सकता हूं, तो ऑब्वियस बात है बहुत अच्छा बेस रहेगा। ऐसे आप मान के चलिए, क्योंकि आपको पता है स्कूल में अगर जॉब लगती है तो एक लिमिटेड टाइम के लिए वो जॉब होती है, ठीक है। और वैसे भी लैब अटेंडेंट ज़्यादातर फ्री ही रहते हैं, क्योंकि ये सोच के देखिए जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो हफ्ते में, महीने में एक बार होता है ना। तो ये पद बहुत फ्री भी आपको टाइम देगा और जिसमें आप अपने आगे की तैयारी को भी और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं ऐसे ऑरेंज या रेड या पिंक कलर बनता है तो आपको ध्यान में रखना है वहाँ पे कौन सा जो है ग्रुप, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो हमने देखिए कौन सा टेस्ट करा है, सेरिक अमोनियम टेस्ट करा है सर। सेरिक अमोनियम जैसे ही हमने ऑर्गेनिक आपके सब्सटेंस में डाला तो हमने देखा उसका कलर रेडिश या पिंक हो गया है। तो ऐसे में हमें पता चला कि सर यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप, OH ग्रुप मौजूद है, ठीक है। अगला है ईस्टर टेस्ट।
और ये टेस्ट तो जनरली काफ़ी बच्चों ने परफॉर्म किया होगा। कक्षा 10 में भी हमने काफ़ी बच्चों को यह परफॉर्म कराया था अपने टाइम में, जब ऑब्वियस बात है स्कूल में हमने भी पढ़ाया, तो बहुत इसको ईस्टर टेस्ट हो कराया। और मान के चलिए हमने बच्चों को ये जितने भी टेस्ट लगभग होते हैं जो पॉसिबल है, लैब में जितने एपरेटस हैं, तो भैया लगभग सारे टेस्ट हमने बच्चों को कराए हैं ना, किसी भी टेस्ट से हमने वंचित नहीं रखा है, लगभग सारे टेस्ट हम कराते हैं। बट हाँ, अगर कुछ एपरेटस या फिर लैब में कराए जाए लायक नहीं है तो वो हमने अवॉइड करा, अदरवाइज सारे टेस्ट हमने कराए हैं। ठीक है, तो आपसे भी यही गुजारिश करेंगे। खैर, ईस्टर टेस्ट, टेक 1 ml ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्यू ड्रॉप डालनी है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मुझे आप में से बच्चे जो हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताएंगे, क्या इसमें कोई अंतर है एसिटिक एसिड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। और इसमें डालेंगे ड्रॉप कंसनट्रेटेड H2SO4 की। ठीक है, और फिर उसको आप वार्म करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हॉट टेम्परेचर होता है तो डायरेक्ट वो जो स्मेल है वो अपने आप आने लगती है, और वो स्मेल होती है फ्रूटी स्मेल। तो ईस्टर का जो टेस्ट होता है आपको पता होना चाहिए, अल्कोहल से जब ईस्टर बनाया जाता है, कक्षा 10 की किताब में भी आपने पढ़ा होगा कि सर उसमें से फ्रूटी स्मेल आती है, फ्रूट जैसी है ना, बिल्कुल प्यारी स्मेल आती है। अगर वो स्मेल आ रही है तो समझ जाना वहाँ पे ईस्टरीफिकेशन हो गया है, अल्कोहल को हमने ईस्टर में कन्वर्ट कर दिया है। सर अल्कोहल कौन सा ग्रुप होता है, तो सर हमारा अल्कोहल ROH ग्रुप होता है। ठीक है जी, इसका अगर हम ईस्टरीफिकेशन करा दें, इस रिएक्शन को ईस्टरीफिकेशन कहते हैं, और अल्कोहल में ये पढ़ाई भी थी। तो ईस्टरीफिकेशन में आपका जो ROH ग्रुप है ये ईस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो ईस्टर है इन्हीं की जो ये प्यारी सी फ्रूटी स्मेल है ये आपको स्मेल आती है। ठीक है, और अगर आप कभी डिओड्रेंट वगैरह पे देखेंगे तो उसमें लिखा भी रहता है अल्कोहल और ईस्टर वगैरह ये सब मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडोफोम टेस्ट। आइडोफोम टेस्ट, अब ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखा गया और IIT JEE में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लेना है, अबाउट 5 ml आपको लेना है गिवन कंपाउंड, और 2 ml डालना है कंसनट्रेटेड आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें कुछ थोड़ा सा आप डालेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सेक करेंगे उस सॉल्यूशन को जब तक वो लाइट येलो नहीं हो जाता है। और आपको सब लगभग सभी को पता होगा कि आयोडीन जो है उसका कलर येलोइश होता है। ठीक है, वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब अबाउट 1 मिनट, और उसको वाटर बाथ देना है लास्ट में और कूल कर देना है। तो आप देखेंगे अगर एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया है तो वहाँ पे जो है इथेनॉल, एसीटोन या प्रोपेनटोल हो सकता है। ठीक है, चलिए बाकी हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए भी लिखा है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे, ये तो हमने अल्कोहल के टेस्ट देख लिए। सर कौन कौन सा देखा आपने? सर एक तो पहला बताया सोडियम मेटल टेस्ट, आपने बताया सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, और सर आपने बताया तीसरा जो है ईस्टर टेस्ट जिसमें फ्रूटी स्मेल आ रही है, और लास्ट आपने बताया आइडोफोम टेस्ट, येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा है। और तुरंत एक बार दिमाग में लाइए कि जब सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट आप कर रहे हैं तो उसमें कैसे कलर का सॉल्यूशन बन रहा है। सर सीरिक अमोनियम नाइट्रेट को जैसे ही उस सॉल्यूशन में डाल रहे हो, अगर आपको वहाँ पे पिंक या रेड कलर मिल रहा है तो सर अल्कोहल होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट ही हैं, कन्फर्म हो जाएगा कि अल्कोहल हैं कि नहीं है। ठीक है, आगे है, देखो अब अल्कोहल भी सर 3 तरह के हो सकते हैं, है ना। कैसे 3 तरह के हो सकते हैं? सर एक ऐसा अल्कोहल जो एक कार्बन पे जुड़ा हो, एक ऐसा अल्कोहल एक मिनट दीजिएगा भाई, हाँ, जो ऐसे कार्बन पे जुड़ रहा हो, मतलब एक ऐसा कार्बन जिस पे एक OH और एक R ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो। सर ऐसे अल्कोहल को सर हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। सर ऐसा कार्बन जिस पे 2 ग्रुप हों और एक अल्कोहल हो, है ना। ऑब्वियस बात है कार्बन की वैलेंसी 4 होगी तो उसका सच्चा मित्र हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी को पूरा करेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सर 2 ग्रुप हैं तो सर ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। सर ऐसा भी कार्बन हो सकता है जिस पे 3 R हों और चौथा इस पे OH हो, तो सर ऐसा कार्बन जिस पे 3 ग्रुप होते हैं सर उसको हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे टेस्ट करके पता लगाना है कि सर मेरे पास अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो कैसे पता लगाऊंगा? तो ये अल्कोहल चैप्टर में आपको ये वाला टेस्ट मैंने पढ़ाया भी था, ल्यूकास टेस्ट। देखो ल्यूकास टेस्ट हमारी NCERT में मेंशन है, और जो अगला टेस्ट पढ़ाऊंगा विक्टर मेयर टेस्ट, वो केवल एक जगह लिखा है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं है ना। NCERT जिन्होंने अच्छे से ध्यान से पढ़ी होगी तो क्लास 12th NCERT ल्यूकास टेस्ट के बारे में तो दिया है थोड़ा थोड़ा, बट विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में बस लिख दिया है ना। तो हम दोनों को ही आपको बता देते हैं, दोनों ही बता देते हैं क्योंकि NCERT में मेंशन है। और जो चीज़ें NCERT में मेंशन है, चाहे वो बुक में है, चाहे NCERT के लैब मैनुअल में है, चाहे आपका
जो मेरे पास प्राइवेट लैब मैनुअल है ना, प्राइवेट बुक्स जो हैं उसमें अगर मेंशन है तो मैं आपको ज़रूर वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। और लगेगा इंपॉर्टेंट है तो ज़रूरी पढ़ाऊंगा। जैसे ल्यूकास टेस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, IIT JEE में पूछा जा चुका है। अब मैं आपके पेपर को वही कहूँगा, IIT JEE से मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बहुत आर द डिफरेंट थिंग, ठीक है। चलिए खैर, सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट से पहले एक और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सर ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, है ना। तो ये क्या है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, सूखा हुआ जिंक क्लोराइड लेना है और साथ में लेना है कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl यदि आप लेते हैं तो उसको हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है सर RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर इसमें आप यह ल्यूकास रिएजेंट डालते हो तो सर ल्यूकास रिएजेंट डालने के बाद उस अल्कोहल में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। डैट मीन्स सर वो अल्कोहल आपको कलरलेस दिखाई देगा, ठीक है, नो चेंज, ठीक। बट यदि आप सेकेंडरी अल्कोहल डालते हो, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल डालते हो, सर सेकेंडरी अल्कोहल मतलब आप जानते हैं ऐसा कार्बन जिस पे 2 ग्रुप होंगे और सर एक OH ग्रुप होगा, इसको हम सेकेंडरी कहेंगे, मतलब 2 ग्रुप हैं तो इसलिए सेकेंडरी है, ठीक है, 2 डिग्री या सेकेंडरी है। तो सर इसमें क्या होगा, 3 से 5 मिनट में इसमें टर्बिडिटी को काफ़ी लोग गाढ़ापन भी कहते हैं, टर्बिडिटी को काफ़ी लोग गंदगी भी कहते हैं। तो दोनों ही टर्म्स को आप ध्यान में रख सकते हो। आपसे टर्बिडिटी का बेसिकली मतलब नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जा रहा है तो कहीं पे अगर थिक या फिर डर्टीनेस दिखाई दे रही है तो उसको आप आंसर कर सकते हो, या फिर ये दिखा सकते हो कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो ट्रांसलूकेंसी है ओपेक की तरफ जा रहा है तो उसको भी हम टर्बिडिटी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर टर्बिडिटी वो गाढ़ापन या गंदगी से आपको 3 से 5 मिनट में दिखाई दे तो समझ जाना सर सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। और हीट करके भी देखना, उसके ऊपर ऑयली लेयर बन रही है तो भी हम कह सकते हैं सर कहीं ना कहीं अल्कोहल सेकेंडरी मौजूद है। टर्शरी अल्कोहल में तुरंत ही टर्बिडिटी मिल जाएगी। सर टर्शरी का मतलब आप सभी जानते हैं सर ऐसा कार्बन जिसपे सर 3 ग्रुप हैं, एक OH है, टर्शरी अल्कोहल है। और जब इसमें आप टर्बिडिटी ढूंढेंगे तो सर आपको तुरंत इमीडिएट मतलब तुरंत ही टर्बिडिटी दिखाई देगी, एकदम से ही टर्बिडिटी दिखाई देगी। जिनको थोड़ा इमेजिन करना है तो देखो जरा इस इमेज को, प्राइमरी अल्कोहल में कोई चेंज सर देखने को नहीं मिल रहा है, सर सेकेंडरी अल्कोहल में धीरे धीरे टर्बिडिटी आ रही है, और टर्शरी देखो कितनी ज़्यादा टर्बिडिटी आ गई है ना, ट्रांसपेरेंट से ट्रांसलूसेंट की तरफ जा रहा है, ऐसा करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो टर्बिडिटी का मतलब भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द विक्टर मेयर टेस्ट। ध्यान में रख लीजिएगा, एनसीईआरटी में केवल एक लाइन में मेंशन है, एक वर्ड में लिखा है कि अदर टेस्ट फॉर अल्कोहल मे बी विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। खैर, और बाकी जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे उन्होंने केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ी होगी तो उन्हें पता भी होगा व्हाट इज विक्टर मेयर टेस्ट। तो प्राइमरी अल्कोहल यदि आपके पास है, उसकी रिएक्शन फॉस्फोरस और आयोडीन के प्रेजेंस में आप कराते हो, सबसे पहली बात P और I2 या P और Cl मिलकर आपको हमेशा ध्यान रखना हैलोजन ग्रुप को उस OH की जगह पे जोड़ देंगे। जैसे आप देख पा रहे हो OH ग्रुप हट गया, उसकी जगह आयोडीन ग्रुप आ गया। अब ध्यान रखना Ag मतलब सिल्वर को, ठीक है, अर्जेंटियम को जब आयोडीन मिलेगा तो सर अर्जेंटियम आयोडीन के पास जाएगा, उससे बॉन्ड बना लेगा, अर्जेंटियम पे प्लस चार्ज आयोडीन पे माइनस चार्ज, ये एक PPT बना लेगा। याद कीजिए कैसा था PPT, सर डार्क येलो कलर का PPT था, हमने ऑलरेडी पढ़ा है जब हमने टेस्ट फॉर आयोडीन किया था, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर आयोडीन किया था, याद कीजिए, है ना, कैसा डार्क येलो कलर का PPT मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पे AgI जो है एक PPT दे देगा, और जो NO2 ग्रुप है सर, ये NO2 ग्रुप उस एल्काइल ग्रुप पे जाके जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं NO2 ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ गया है। अब इसमें हम क्या डालेंगे सर, इसमें डालेंगे हम अब HONO, है ना, नाइट्रस एसिड इसमें हम डालेंगे। तो सर ये है HONO नाइट्रस एसिड या HNO2 भी कह सकता हूँ। तो सर यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से ये एल्काइल जो है अल्फा वाला कार्बन, है ना, अब जिनको नहीं पता अल्फा क्या है तो सर NO2 ग्रुप है, ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, इस पे लगे हुए हाइड्रोजन को सर हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, और ये अल्फा हाइड्रोजन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो भैया यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इतनी सी बात शायद सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है जी, इतनी सी बात शायद सभी को समझ में आ रही होगी कि अल्फा हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन चला गया, यहाँ से निकल गया जल, और आप देख पा रहे हो कि जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए तो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड उस कार्बन से यहाँ पे देखो जुड़ गया है ना। अब मैं मैकेनिज्म पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा, जिनको मैकेनिज्म पढ़नी है मैंने इनकी मैकेनिज्म वगैरह भी कराई है, ठीक। तो फिलहाल आपको इतना समझना है कि सर सबसे पहले आपने प्राइमरी अल्कोहल में फॉस्फोरस आयोडीन का सॉल्यूशन डाला, आपको एल्काइल या इथाइल आयोडाइड मिल गया, यहाँ पे इथाइल आयोडाइड यहाँ पे मिल गया। इथाइल आयोडाइड जैसे ही मिला, आपने उसमें AgNO2 डाला तो सर यहाँ से निकल गया AgI,
सर यहाँ से निकल गया AgI और आपको मिल गया नाइट्रोईथेन। इसके बाद जैसे ही आपने इसमें नाइट्रस एसिड डाला, HNO2 डाला, सर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल H2O सर यहाँ से लूज हो गया और यहाँ पे ये मिल गया आपको नाइट्रोलिक एसिड। अब ये जो नाइट्रोलिक एसिड होता है, आप इसको जैसे ही एल्कली बेस में डालोगे, एल्कली में डालोगे तो सर ये रेड कलर देगा, है ना। किसी भी एल्कली में डालने पर यह रेड कलर देगा। और जनरली एल्कली हमारे लिक्विड बेस को कहा जाता है, लिक्विड क्षार को, है ना, जो द्रव्य क्षार होते हैं उनको हम एल्कली कंसिडर करते हैं, ठीक है। और एल्कलाइन को जनरली हम सॉलिड मान के चलते हैं, ऐसा हम जनरल मान के चलते हैं, ऐसा है ही नहीं बट हाँ इन जनरल हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो गिव्स रेड कलर विद एल्कली, ध्यान में रखना है। आगे देखो, रेड वाले को मैंने रेड से लिखा है, गिव रेड कलर विद एल्कली। आगे अगर मेरे पास सर सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेम फॉस्फोरस आयोडीन के प्रेजेंस में ये सबसे पहले आपको एक कंपाउंड देगा। नाम क्या बनेगा सर? 2 आयोडो, है ना, सेकंड पोजीशन पर आयोडीन है तो 2 आयोडो, 3 कार्बन है, प्रॉप हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा एन हो जाएगा, 2 आयोडो प्रोपेन देगा। सर इसके बाद जैसे ये चला गया तो नाम क्या बना सर? 2 नाइट्रो प्रोपेन इसका नाम बन गया। फिर वही सर हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं? HNO2 से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, नाइट्रस एसिड से अभिक्रिया करा रहे हैं। देखो अभिक्रिया हम नाइट्रस एसिड से करा रहे हैं और जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से सर H और OH निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, H2O निकल गया और यहाँ पे सर हमें मिलेगा, ध्यान रखना, स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड, है ना, स्यूडो नाइट्रोल या स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। और ये कैसे कलर का होता है सर? ब्लू कलर का होता है ना। तो ब्लू है तो मैंने इसको ब्लू कलर से ही, ब्लू कलर के पेन से ही बना दिया। अब ध्यान में रखना है जो टर्शरी अल्कोहल होता है सेम वो PI2 से रिएक्शन करेगा, OH ग्रुप हटेगा तो सर उसकी जगह आयोडीन आ जाएगा। इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है। डेट मीन्स 2 मिथाइल आयोडोप्रोपेन आपको मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, AgNO2 डालोगे I के साथ निकल जाएगा, बट T एंड C सर अब तक यह हो रहा था कि जो कार्बन है ना, जो अल्फा कार्बन है उस पे हाइड्रोजन है। देख सकते हो सर, ये वाले अल्फा कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, इस वाले अल्फा कार्बन पे भी हाइड्रोजन है। तो सर यही हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन वाले ऑक्सीजन के साथ जाकर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा था। सर सेकेंडरी वाले केस में भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन मौजूद है जो कि इस OH ग्रुप से जा रहा है, कंबाइन हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल निकाल दे रहा है। बट इन केस ऑफ टर्शरी केस में तीनों ही कार्बन होते हैं तो सर इस पोजीशन पे कोई भी देखो हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो सर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस नहीं हो पाएगा, देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और सर जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल ही नहीं निकलेगा तो आगे रिएक्शन HNO के साथ होगी नहीं, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगी नहीं और ये बनेगा सर कलरलेस। अब कह दो सर पहला वाला तो रेड था, रेड से लिख दिया, है ना, दूसरा वाला ब्लू था तो ब्लू से लिख दिया। अब कलरलेस को कैसे लिखोगे? तो इसमें मैंने उसको ब्राउन से लिख दिया, ठीक है। चला देख सकते हो नीचे कलर भी। तो आपने क्या देखा सर, विक्टर में टेस्ट में जो प्राइमरी अल्कोहल है वो रेड कलर का सॉल्यूशन दे रहा है जब आप उसको एल्कली में डिसॉल्व कर रहे हो। सेकेंडरी वाला सर ब्लू कलर का सॉल्यूशन दे रहा है और टर्शरी वाला नाइट्रिक एसिड में सर कलरलेस हो रहा है, जो कि आपको साफ साफ इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। आगे टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप, तो OH ग्रुप जो है, फिनोलिक ग्रुप जो है, इसका टेस्ट देखते हैं। सबसे पहला जो है, अच्छा फिनॉल जिनको नहीं पता तो एक बहुत सिंपल सरल सी बात कि सर ये है आपका फिनाइल ग्रुप और ये है OH। सर ये बेंजीन कब होता? जब इस पे सारे ही हाइड्रोजन होते हैं, C6H6 होता है, बेंजीन होता। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हट गया तो ये बचा सर C6H5। C6H5 को सर हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं और इस पे यदि OH लगा दोगे तो सर इसको हम फिनाइल अल्कोहल कह देंगे, है ना। और इसी को शॉर्ट में हम फिन और ऑल करके फिनॉल भी लिख देते हैं, ठीक है जी। फिनाइल अल्कोहल शॉर्ट में ऐसे फिनॉल भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम उसको जनरली फिनॉल कह भी देते हैं। आगे अगर मैं कहानी को बताऊं, सबसे पहला जो टेस्ट है फिनॉल वाले OH ग्रुप का, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट कर रहे हैं। व्हाट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? तो सभी को पता होना चाहिए, इट इज NaHCO3। NaHCO3 इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें आप ले लीजिए 2 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन कंपाउंड, इसमें कुछ ड्रॉप डाल दीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसमें कोई अफरवेंस नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसमें एब्सेंस होगा COOH ग्रुप का। तो मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है, COOH का एफरवेंस नहीं है, तो डेट मीन्स इसमें OH ग्रुप मौजूद हो सकता है। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ध्यान रखना। अब आएगा कन्फर्मेटरी टेस्ट। क्यों? क्योंकि जो आपका फिनाइल अल्कोहल है, फिनॉल है, आप सभी अगर कुछ बात को गौर से समझेंगे, सर इस पे OH है और आप जानते हैं लुईस के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन H+ दे दे वह एसिड होता है। हमें यह भी चेक करना होता है कि हर H+ देने वाला एसिड नहीं होता, उसके हमें संयोजक क्षार कंजुगेट बेस को देखना होता है और इसका जो कंजुगेट बेस है, संयोजक क्षार, इस पर माइनस चार्ज है और वो माइनस चार्ज कहीं ना कहीं अनुनाद के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल भी है।
ठीक है। तो इसमें आपको बातें ध्यान में रखनी है कि भैया जो अल्कोहल का आपका फिनॉल का OH ग्रुप है ये सर कुछ एसिडिक होगा, या मैं कहूँ वीक एसिड होगा, है ना। कुछ एसिडिक का मतलब ये वीक एसिड की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसका जो pH है लगभग 5.6 समथिंग देखने को भी मिलता है, ठीक है। तो जब हम इसका लिटमस टेस्ट करेंगे तो सर हमें समझ में आ रहा है कि जब 5.6 है तो ये अम्ल की तरह, एसिड की तरह बिहेव करेगा। और जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को सर रेड में चेंज करते हैं। क्या ये हमने पढ़ा है सर? हाँ जी, ये हम वैसे अगर देखें कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अम्ल जो है वो खट्टे होते हैं, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। अगर इतनी बात दिमाग में चली गई ना तो लिटमस टेस्ट तो अपने आप ही याद हो जाएगा कि सर अगर मैं ब्लू कलर का लिटमस पेपर ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो कैसे कलर का हो जाएगा? ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, है ना। तो एसिड जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। तो सर मुझे दिखेगा कि यहाँ OH ग्रुप मौजूद है, डेट मीन्स मैंने 70% टेस्ट को प्राप्त कर लिया है। बट अब कन्फर्मेटरी टेस्ट पे आते हैं जो आपने फिनॉल चैप्टर में पढ़ा भी है कि सर जब फेरिक और क्लोराइड टेस्ट करेंगे, FeCl3 टेस्ट करेंगे, फेरिक और फेरस का अंतर आई थिंक अब सभी को क्लियर होने लग गया होगा। फेरिक मतलब Fe3+ है तो FeCl3 बनाएगा, और फेरस होता तो FeCl2 होता। तो हम FeCl3 मतलब फेरिक क्लोराइड टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हैं गिवन कंपाउंड का, और उसमें कुछ बूंदे है ना, 2 से 3 बूंदे डाल रहे हैं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड की। जब हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है हमें ब्लू, ग्रीन या वायलेट या रेड कलर का कंपाउंड मिले। अगर हमें ब्लू, ग्रीन, वायलेट या रेड कलर का कंपाउंड मिलेगा तो हमें समझना है कि वहाँ पे फिनॉलिक ग्रुप मौजूद होगा। तो आप देख पा रहे हैं ना, येलोइश कलर हो गया है ना, और जो फेरिक क्लोराइड है, और जैसे इसको डाला तो कुछ ये देखो डार्क ग्रीन सा कलर मिल गया। अगर ऐसे कंपाउंड आपको मिलते हैं तो सर समझना है कि इसमें OH ग्रुप मौजूद है। और FeCl3 वाला टेस्ट आपने NCERT में भी पढ़ा है फिनॉल में, और जिन्होंने ग्रेजुएशन करी होगी उन्होंने फिर से रिपीट करके ये पढ़ा होगा। चलिए आगे है लिबरमैन टेस्ट, ठीक है। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी काफ़ी लोग इसे कहना पसंद करते हैं। तो भैया ये कह रहा है ज़्यादातर फिनॉल, मोस्ट ऑफ द फिनॉल, है ना, इन विच पैरा पोजिशन इज फ्री, जिसमें पैरा पोजिशन पे कोई भी ग्रुप ना जुड़ा हो, ठीक है जी। तो ये ध्यान में रखना है कि सर ये हमारा फिनॉल है, ये इसका OH ग्रुप है। ग्रुप से जो पहली पोजीशन होंगी सर इनको हम ऑर्थो कहते हैं, उससे अगली वाली पोजीशन को सर हम मेटा कहते हैं, और लास्ट वाली पोजीशन को सर हम पैरा कहते हैं, ठीक है। तो अगर पैरा पोजीशन पे कोई भी ग्रुप नहीं है, फ्री है, तो ऐसी कंडीशन में जनरली लिबरमैन टेस्ट देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 5 ग्राम, 0.5 ग्राम, मतलब बहुत, मैंने बताया ना माइन्यूट अमाउंट में आपको वो जो सॉल्यूशन है या सॉल्ट है वो लेना होता है, ठीक। क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, उसमें कंपाउंड लेना, उसमें आपको जो है सोडियम नाइट्राइट उसमें डालना है, NaNO2 डालना है। कह रहा है हीट द कंटेंट जेंटली फॉर 20 to 30 सेकेंड और कूल करना है। अब ऑब्जर्व क्या करना है, ऐड 1 ml ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 सेक, 1 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल के सेक करना है। और ध्यान रखना सेक ऐसे मत कर लेना, एसिड डालने के बाद पता चला कि ये टेस्ट ट्यूब है और उसके ऊपर अंगूठा लगा के उसको सेक कर रहे हो, भैया एसिड है, आप सभी को पता है, समझदार है, हाथ जल जाएगा। इसलिए बस को हमें धीरे धीरे ऐसे करके गोल गोल हल्के हल्के हाथ से घुमाना होता है ताकि उससे जो सॉल्यूशन है वो बाहर ना आ जाए, ठीक है। तो आपको एक डीप ब्लू या ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ऐड 2-3 ml ऑफ डिस्टिल वाटर केयरफुली, सॉल्यूशन टर्न्स रेड। तो कैसे कलर का हो जाएगा, रेड हो जाएगा, मतलब कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया, ठीक है। ऐड एन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ग्रीन, है ना, थोड़ा सा डरावना सा, बट आपको ध्यान में रखना है सारी ही चीज़ें कि भैया 1 ml डालते ही आपको डीप ब्लू है ग्रीन कलर मिल जाएगा, 2-3 ml डालते ही आपको रेड कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, डिस्टिल वाटर डालते ही, और अगर आप एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो जो आपका सॉल्यूशन है वो ब्लू या ग्रीन कलर का आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे है इन्फ्रेंस, तो मैं आपको बता ही दिया कि भैया यहाँ पे जो आपका OH ग्रुप है वह मिल जाएगा। तो चाहे ग्रीन है चाहे आपका ये रेडिस है ना, इस तरह का कंपाउंड दिखता है तो समझ जाएगा आपका कंपाउंड मिल गया है। आगे थैलिन टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2 ग्राम वो कंपाउंड लेना है और विद 2 ग्राम ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड। अब मुझे काफ़ी बच्चे इस थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बताएंगे। याद कीजिए एनहाइड्राइड मैंने आपको कुछ दिन पहले भी समझाया था। अगर ऑक्सीजन ब्रिज में आ जाए, ये देखो ब्रिज में आ गया, इसके दोनों साइड सेम ही ग्रुप आ जाएं, देखो इधर भी CO उधर फिनाइल ग्रुप है, तो ऐसे ग्रुप को हम एनहाइड्राइड कहते हैं। और ये है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड बनता है ना, थैलिक एनहाइड्राइड बनता है डिहाइड्रेशन ऑफ थैलिक एसिड के बाद, ये आपका थैलिक एसिड है ना। तो थैलिक एसिड के डिहाइड्रेशन के बाद ये बनता है, और गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन यदि पड़ी हो तो उसमें हम थैलिक एसिड ही लेते हैं। खैर, तो यहाँ पे हमें जैसे हम थैलिक एनहाइड्राइड का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप H2SO4 की डालेंगे, ठीक,
और इसे कूल करेंगे और उसमें फिर डाइल्यूट NaOH डालेंगे तो ये आपको रेड या ब्लू या फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर का आपको कंपाउंड मिलेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सर OH ग्रुप मौजूद है। दैट मीन्स ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, चलिए बाकी हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ये हिंदी माध्यम वाले मत कहना कि सर हिंदी में आप नहीं बोल रहे हो या हिंदी में आप नहीं बता रहे हो। प्लीज़ आप समझिए, मैं सारी बात को हिंदी में ही बोल रहा हूँ। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑब्वियस बात है कार्बन को हिंदी में भी कार्बन, इंग्लिश में ही कार्बन कहोगे तो कुछ ऐसा सच चेंज नहीं आएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, अपने पूर्ण विश्वास से बात बोलता हूँ कि मेरे ही काफ़ी स्टूडेंट जो पढ़ाए गए हैं उन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़कर IIT जैम जो एग्ज़ाम होता है आफ्टर BSc, काफ़ी बच्चे इस बारे में जानते भी होंगे, वो एग्ज़ाम तक क्रैक किया है। तो मैं आपको अपने पर्सनल ओवरव्यू से ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, खैर टेस्ट फॉर कॉमन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए कॉमन टेस्ट है वो देख लेते हैं। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन सर दोनों में ही कौन सा ग्रुप मौजूद है? सर अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बोला कि सर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, CO कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी हो सकता है, मतलब H लग जाएगा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, और दोनों साइड ही यदि कोई ग्रुप लग जाए, R ग्रुप लग जाए तो सर यह कीटोन होगा। अब कुछ टेस्ट ऐसे हैं तो दोनों के लिए ही कॉमन है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, जिसको हम 2,4 DNP टेस्ट भी कहते हैं। तो उसमें आप 0.5 ग्राम या 1 ml लेंगे उस कंपाउंड का, उसमें डालेंगे इथाइल अल्कोहल, उसको डिसॉल्व कर लेंगे। इसमें फिर 1 से 2 ml DNP रिएजेंट डालेंगे। मैं आपको 1000 बार ये बात समझा चुका हूँ। आप लैब में जब भी जाते हैं प्लीज़ किसी भी चीज़ को फ्री ना माने। नथिंग इज फ्री इन दिस यूनिवर्स। हर चीज़ के लिए आप पे कर रहे हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये बात समझा चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें 1-2 ml आप DNP रिएजेंट लीजिएगा, वार्म इट फॉर मिनट, उसको 1 मिनट तक जो है वार्म करिए और फिर उसको कुछ देर जो है स्टैंड कर लीजिए बिना उसमें कुछ छेड़छाड़ करे। कह रहा है येलो और ऑरेंज कलर PPT आपको दिख जाए, है ना, DNP डालते ही येलो या ऑरेंज कलर का PPT दिख जाए, जैसा कि आपको नीचे दिख रहा होगा। तो आपको समझना है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, नॉट एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपको पता चल जाएगा। आगे है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट में आपको क्या करना है, कुछ ड्रॉप लेनी है, ठीक है, उस कंपाउंड की, उसको इथेनॉल में अगर आप मिक्स कर दें तो अच्छी बात है। अगर डाइट करना चाहें पहले डाइट करके देख लो, नहीं होता है तो पहले इथेनॉल में मिक्स करिए, जब उसमें सोडियम बाइसल्फाइड उसमें डालिएगा, NaHSO3 डालिएगा, तो आप देखेंगे कि आपको एक क्रिस्टलाइन PPT अवक्षेप बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है। ठीक, तो ये हो गए इनके कॉमन टेस्ट। अब है डिफरेंशिएटिंग टेस्ट, भिन्नता बताने वाले टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन में। तो कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो मात्र एल्डिहाइड ही देंगे, जिसमें सबसे पहले है आपके स्किफ भैया, स्किफ रिएजेंट टेस्ट। तो सबसे पहली बात, स्किफ रिएजेंट यदि आप लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 1 ml सॉल्यूशन लेना है या अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना है उस कंपाउंड का, उसमें स्किफ रिएजेंट डाल देना, उसको प्यार से सेक करना है। तो आप देखोगे उसमें पिंक, रेड या मेजेंटा कलर आपको दिखाई देगा। ठीक है, पिंक, रेड या मेजेंटा कलर दिखाई देगा, साइड में आप देख भी सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जो है मौजूद होगा। अगर नहीं मिल रहा है पिंक कलर तो एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है। तो एक कहते हैं ना टेस्ट पॉजिटिव होना, पॉजिटिव होने का मतलब ये वो चीज़ वहाँ पे मौजूद होगी। जैसे कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब है कोरोना है उस पर्सन को। ठीक है, सेम कहानी मैं बोल रहा हूँ, अगर पिंक कलर मिल रहा है तो टेस्ट पॉजिटिव है अल्कोहल के लिए। तो पॉजिटिव टेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, कई जगह लिखा रहेगा पॉजिटिव टेस्ट फॉर अल्कोहल गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर अल्कोहल, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। हाँ जी, पॉजिटिव का मतलब है कि वहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होने की संभावना है, यह 100% है ही। अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट किया, जैसे स्किफ टेस्ट ही आपने कर लिया, आपने अल्कोहल लिया, कुछ बूंदे स्किफ रिएजेंट की डाली। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि सर क्या स्किफ रिएजेंट एग्जाम में पूछ सकता है? नहीं पूछेगा, बिल्कुल भी इस पर मत सोचिएगा। ठीक है, तो स्किफ रिएजेंट जो रिएजेंट मैं केवल बता रहा हूँ, केवल उनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि NCERTs में मेंशन है। ठीक है, स्किफ रिएजेंट वगैरह NCERT में मेंशन नहीं है, बस ये मैं आपको लैब मैनुअल वगैरह में दिए रहते हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो पिंक कलर अगर मिल रहा है अल्कोहल का तो सर स्किफ रिएजेंट होने की संभावना है। अगर नहीं मिल रहा है तो आपका जो है अल्कोहल वहाँ पे मौजूद नहीं है। अगला कन्फर्मेटरी टेस्ट फेलिंग टेस्ट, सुना होगा इसके बारे में काफ़ी बच्चों ने। ठीक है, तो फेलिंग टेस्ट में आप क्या करते हैं, 2 ml लेंगे फेलिंग सॉल्यूशन A का, एड इट टू फेलिंग सॉल्यूशन B, है ना, यहाँ पे इसके आगे B लिखा होगा, फेलिंग सॉल्यूशन B। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन B के साथ ऐड कर दीजिएगा। अच्छा ये लिखा देखो, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा, बस मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट कर दूँ। हाँ जी, अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं फेलिंग सॉल्यूशन A लिया है, फेलिंग सॉल्यूशन B लिया है। ठीक,
टू दिस 2 ग्राम ऑफ गिवन कंपाउंड में आप इसको डालिएगा 4 से 5 ड्रॉप, एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन ए वाटर बाथ फॉर फ्यू मिनट एंड ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करना है कि आपको एक रेडिश कलर का पीपीटी मिलेगा। कैसे कलर का? लाल से कलर का पीपीटी मिलेगा। अब काफ़ी लोग पूछेंगे सर फेलिंग सॉल्यूशन ए ये मेंशन है एनसीईआरटी में, फेलिंग सॉल्यूशन बी ये क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन है। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए आपका कॉपर सल्फेट होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। फेलिंग सॉल्यूशन बी आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। अब देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश नहीं करूँगा, केवल उतना ही बताऊँगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, है ना। एक मिनट दीजिएगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, जो चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन है मैं उसे ही बता रहा हूँ। जिनको विश्वास नहीं है अल्कोहल चैप्टर खोलिएगा, जहाँ पे टेस्ट सारे दे रखे हैं, जरा देखिएगा, लिखा हुआ है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अच्छा, इन NaOH होगा, ये भी ध्यान रखने ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मुझे जो ध्यान में है वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए आपका कॉपर सल्फेट है, फेलिंग सॉल्यूशन भी आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। उसको अगर आप NaOH या एल्कलाइन सॉल्यूशन में घोल रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है फेलिंग सॉल्यूशन बी मिल रहा है। तो दोनों को मिक्स करने के बाद आप जो है उस अल्कोहल में डालिए, तो आप देखेंगे रेडिश पीपीटी मिल जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, रेडिश पीपीटी सर किसकी वजह से मिल रहा है? तो सर ये कॉपर जो है ना 2+, इसके कॉम्प्लेक्स की वजह से आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो कॉपर है ये जनरली आपके टार्ट्रेट के साथ जो है कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से आपको रेडिश कलर का पीपीटी दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक। तो आप जैसे कि यहाँ इमेज में देख भी पा रहे होंगे, ये ऐसे ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। पहले जब आप मैंने मिक्स करा, फिर जैसे ही आपने उसमें सॉल्यूशन में जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है उसमें मिक्स करोगे, अल्कोहलिक नॉट एल्डिहाइडिक सॉल्यूशन में उसको मिक्स करोगे तो आपको रेडिश कलर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि CHO ग्रुप आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे कन्फर्म हो गया है, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा, ये फेलिंग हो गया, स्किप हो गया, आपका टोलन टेस्ट हो गया, ये मोस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। हर एग्जाम में लगभग ये पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास 12th में भी तो खैर ये पूछा ही जाता था, आप ग्रेजुएशन में देखोगे वहाँ भी पूछा जाता था, मास्टर्स में भी ये क्वेश्चन जनरली देखने को मिला है, और आपके एग्जाम में भी देखने के पूरे चांसेस मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए टोलन टेस्ट को देखते हैं। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। काफ़ी लोगों को तुरंत दिमाग में आया होगा, अरे हाँ सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। खैर, इसमें आप क्या करोगे, AgNO3 आप जो है सिल्वर आप नाइट्रेट लेंगे, क्लीन टेस्ट ट्यूब में क्लीन ही लेनी है, तभी आपको सिल्वर ये जो बनता है ना, सिल्वर मिरर जो बनेगा, ये देखो सिल्वर चांदी सी जो आपको दिखेगी, ये तभी क्लियरली आपको विजिबल होगी। इसमें ड्रॉप वाइज डालना है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH अंटिल ए पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। फिर इसमें कुछ ड्रॉप डालनी है NH4OH की, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। फिर इसमें डालिएगा टोलेंस रेजेंट, लैब में अवेलेबल होता है, बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्लीन टेस्ट ट्यूब में लेना है। और इसका जो है 5 ग्राम डालना है उस कंपाउंड में, और उसको वाटर बाथ कराना है, वाटर बाथ में हीट कराना है, ठीक है। पानी के बर्तन में रख के उसको पानी के बर्तन को हीट करना है, उसमें ऊपर से इस टेस्ट ट्यूब को रख देना है। तो आप देखोगे धीरे धीरे उसमें सिल्वर कलर की मिरर है ना, सिल्वर मिरर नाम या सिल्वर मिरर, तो सिल्वर कलर का मिरर आपको दिखाई देने लगेगा। ड्यू टू वाई, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस बात है सर, सिल्वर आप ले रहे हैं, Ag ले रहे हैं, तो Ag जो NH3 का जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसी की वजह से आपको जो है ये सिल्वर मिरर यहाँ पे दिखाई देता है, +1 ऑक्सीजन स्टेट होगा, ठीक है। इन्फ्रेंस वही कहानी है कि सर ये भी कन्फर्मेटरी टेस्ट है, तो आपका जो CHO ग्रुप है वो कन्फर्म यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हिंदी माध्यम वाले बच्चे प्लीज़ पढ़िएगा आगे। डिफ्रेंशिएटिंग टेस्ट फॉर कीटोन, ऐसे टेस्ट जो मात्र कीटोन ही दे रहे हैं। तो सबसे पहले मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट, ठीक है, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट। तो भैया ये है आपके डाइनाइट्रो और मेटा पे हैं, तो मेटा पोजीशन पे लगा दो। तो ये है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट। इसमें कह रहा है 5 ग्राम लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेस्ट ट्यूब में, उसमें जो है फाइनली पाउडर्ड मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है, और उसमें डालिए NaOH सॉल्यूशन। कह रहा है सेक द सॉल्यूशन, ऑब्जर्व द कलर चेंज, कलर चेंज को देखिए। तो आप क्या देखोगे, एक पर्पल कलर वहाँ पे जो कि स्लोली गायब हो रहा होगा, वो आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना है। तो देखो किस तरीके से ये पर्पल कलर ऊपर से गायब होने लग गया है ना, तो पर्पल कलर जो है फेड होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप का जो CO ग्रुप है वह आपको प्रेजेंट होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर। आगे है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ठीक है, नाइट्रोप्रोसाइड जो टेस्ट है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और इसमें 1 ml डालिए जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है। सेक डिजोल्व कंटेंट एंड ऐड डाइल्यूट NaOH ड्रॉप वाइज, सेम कलर चेंज आप जो है ऑब्जर्व करिए, और फिर इसमें जो है एसिटिक एसिड डालिए। चलिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं। आपने जब लिया है फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन
और उसमें 1 ग्राम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, तो आपको शुरू में चेक करना है क्या वहाँ पे वाइन रेड या ऑरेंज कलर का कंपाउंड मिल रहा है। फिर जब आपने लास्ट में एसिटिक एसिड डाला तो आप देखो कलर चेंजेस टू पर्पल, क्या वो कलर पर्पल में चेंज हो रहा है, तो ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए शुरू की कहानी कि वाइन रेड कलर, ठीक है, रेड कलर जो आपको मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो CO ग्रुप मौजूद है, नहीं मिल रहा है देखो दूसरे वाले में यहाँ नहीं मिल रहा है, डेट मीन्स CO ग्रुप मौजूद नहीं है। फिर आगे देखो, अगर आप उसमें एसिटिक एसिड डाल रहे हो स्मॉल अमाउंट में, पर्पल कलर का मिल रहा है सॉल्यूशन, तो सर कंफर्म हो गया कि CO ग्रुप वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडोफोम टेस्ट। ये बहुत बार पूछा गया और ये वही टेस्ट है जो थोड़ी देर पहले हमने देखा। आइडोफोम टेस्ट, एक और चीज़ ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि आपका जो मिथाइल कीटोन होगा ना, इसके लिए ये टेस्ट देगा, ध्यान रखना, मिथाइल कीटोन के लिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि आइडोफोम टेस्ट जनरली मिथाइल कीटोन के लिए देता है, ऐसा नहीं कि किसी भी कीटोन के लिए। ठीक है, तो 5 ग्राम लीजिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इसको जो है 2 ml पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन सॉल्यूशन में डालिए और उसमें NaOH डालिए, सेक करिए उस सॉल्यूशन को जब तक वो येलो कलर ना ले ले। वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब 1 मिनट एंड कूल। ठीक है, मिनट में थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, खैर। तो यदि आपको येलो कलर का क्रिस्टलाइन PPT मिलता है तो समझ जाइएगा सर, है ना, समझ जाइएगा सर कि वहाँ पे आपका मिथाइल कीटोन ग्रुप मौजूद होगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, मिथाइल कीटोन ग्रुप। ठीक, चलिए हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी प्लीज़ इसको पढ़ लेंगे। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी ये ग्रुप पढ़ लेते हैं। एक टेस्ट तो कॉमन है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक का। अल्कोहल के लिए सर हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा था, एक पढ़ा था ईस्टरिफिकेशन। अल्कोहल में जब हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो सर वहाँ पे एक फ्रूटी स्मेल आती है ना, तो सर हमें पता चलता है ईस्टरिफिकेशन हुआ है। तो ध्यान रखना, ईस्टरिफिकेशन अल्कोहल के लिए भी टेस्ट है और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी टेस्ट है। आ जाओ सर, COOH जो ग्रुप होता है सर, ये नाम ही इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिड है। तो सर ये एसिड है क्यों, क्योंकि सर ये सॉल्यूशन में H+ देगा, और सर जो सॉल्यूशन में H+ देता है वो एसिड होता है। बट हर H+ देने वाले एसिड होते तो भैया मीथेन से बढ़िया दुनिया का में कोई तो एसिड होता ही नहीं, है ना, क्योंकि इसमें तो 4 H हैं। बट ऐसा नहीं होता, हमें इसके संयोजक क्षार कंजुगेट बेस को चेक करना होता है। सर इसका कंजुगेट बेस अपने आप में स्टेबल है रेजोनेंस के द्वारा, और इसमें जो रेजोनेंस होता है ये सिमेट्रिकल रेजोनेंस होता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी उन 17 वीडियोज़ में, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। 17 क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में बहुत अच्छा लीड कराएंगी वो आपको, ध्यान रखना। जिन्होंने इसके साथ साथ वो 17 क्लास भी देखी ना, अब ये मत कहना सर आप तो सिलेबस बढ़ाए जा रहे हो, मैं बढ़ाए नहीं जा रहा हूँ। आप समझिए, मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, तो जो क्वेश्चंस आप मुझसे मांगते हो वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर आते हैं आगे बढ़िए, 2x पे लगाइए, केवल क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। नहीं आता है तो सॉल्यूशन भी मैंने डिटेल में दिया है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल रेजोनेंस देखने को मिलेगा, और सिमेट्रिकल रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड प्योर अम्ल है, अच्छा अम्ल है। और जो एसिड होते हैं सर वो लिटमस कैसा टेस्ट देंगे, वो सर ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे। चलो मैं इसको लिखा ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो भैया लिटमस टेस्ट क्या करता है, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड इज इंडिकेटेड, हमें पता चला कोई यहाँ पे एसिडिक कंपाउंड मौजूद है। तो भैया कार्बोक्सिलिक के लिए सबसे पहले टेस्ट ये करूँगा। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जब अल्कोहल का हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई फिनॉल भी तो आपके जो है लिटमस टेस्ट देते हैं, वो भी तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। बट कन्फर्म करने के लिए कि सर ये फिनॉल और कार्बोक्सिलिक में कौन सा ग्रुप होगा, तो उसको थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए, है ना, 70% 80% तक कंफर्म करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट करेंगे, NaCO3 टेस्ट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 ml ले रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाल रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अगर आप देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ कलरलेस गैस विद स्ट्रॉन्ग एफरवेंस, मतलब सर यहाँ पे CO2 गैस निकलती है, और CO2 का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, याद कीजिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि सर जब इसको लाइम वाटर में पास कराते हैं, लाइम वाटर में पास कराते हैं, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब इसको एक्सेस में पास करा दें, मतलब और कार्बन डाइऑक्साइड उसी सॉल्यूशन में और CO2 पास करा दें, तो फिर से वो कलरलेस हो जाएगा, ये और कन्फर्मेटरी हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो अगर ब्रिस्क एफरवेंस हो रही है तो ध्यान रखना है हमें यहाँ पे COOH ग्रुप सर यहाँ पे इंडिकेट या मौजूद हो सकता है। आगे ईस्टर टेस्ट, याद कीजिए अभी बताया सर ईस्टर टेस्ट अल्कोहल
के लिए और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए दोनों के लिए कॉमन है। तो ईस्टर टेस्ट अभी जस्ट बताया है। कैसी स्मेल आती है सर? फ्रूटी स्मेल आती है ना, फ्रूट जैसी प्यारी प्यारी स्मेल। तो सर COOH ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मौजूद है। चलिए आगे जल्दी से बढ़ते हैं। टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप के लिए टेस्ट देखते हैं। तो सर आप मुझे पहले ये बताएंगे कि अमाइन ग्रुप कैसा हो सकता है। तो सर यदि अमाइन केवल अमाइन है, मतलब आपका एल्काइल ग्रुप से लगा हुआ अमाइन है, तो सर एल्काइल ग्रुप से लगे हुए या एल्काइल अमाइन जो होते हैं सर वो बेसिक नेचर के होते हैं। ऐसा क्यों? वो क्षारीय नेचर के होते हैं। वाई इट इज़ सो? क्योंकि सर अमाइन जो होता है इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से अपने लोन पेयर को देने की टेंडेंसी रखता है। और लुईस के अकॉर्डिंग जिसके पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और जिनके पास ये टेंडेंसी होती है सर वह बेस होते हैं, क्षार होते हैं। और एसिड वे होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और वो सर एसिड हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका लिटमस टेस्ट में मॉइस्ट रेड कलर का अगर यदि आप लिटमस लेते हो, और बेस का काम क्या होता है सर, बेस जो क्षार होते हैं वो रेड लिटमस को सर ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दे टर्न्स द रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो वही चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपका जो रेड लिटमस है वो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही सर देखिए ब्लू कलर का हो गया है। ठीक है, तो ये बेसिक सा टेस्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज़ द सॉल्युबिलिटी टेस्ट, है ना, घुलनशीलता देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, उसमें 2 से 3 ml डालना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सेक एंड नोट सॉल्युबिलिटी, लीव द सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट। ठीक है, तो कहानी को 1 by 1 देखते हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ। चलिए ऑब्जर्व करते हैं। टेक अबाउट 0.5 ml ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हमने डाला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें देखना है कि उसमें वो सर सॉल्यूबल है कि नहीं। वाई? क्योंकि वो एक सॉल्ट बना लेता है ना, और सॉल्ट जनरली सॉल्यूबल होते हैं। पानी में तो ऑब्वियस बात है पोलर ही चीज़ सॉल्यूबल होगी। लीव द सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट, 10 मिनट्स छोड़ के देखिए, तो आप देखेंगे वाइट फाइन कलर के क्रिस्टल बन जाएंगे जो कि सॉल्ट वाले क्रिस्टल होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इन्फ्लुएंस जब आपने क्या करा, सॉल्यूबल वो चीज़ बनाई, देन द कंपाउंड में कंटेन अमाइनो ग्रुप। अगर वो चीज़ सॉल्यूबल है तो वहाँ पे ऑब्वियस बात है अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा। जब आपने सॉल्यूशन को 10 मिनट तक छोड़ा तो वाइट फाइन कलर के क्रिस्टल कंफर्म करेंगे कि वहाँ पे NH2 ग्रुप मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइट्रस एसिड टेस्ट। ठीक है, नाइट्रस एसिड टेस्ट में आप क्या करेंगे, पहली बात ये केवल एलिफेटिक अमाइंस देते हैं। एलिफेटिक अमाइन मतलब RNH2 ग्रुप आपके एलिफेटिक अमाइन ग्रुप हो गए। ठीक है, RNH2 इज द एलिफेटिक अमाइन ग्रुप। ठीक, आर का मतलब अच्छा ये भी समझ लो, आर एलिफेटिक का मतलब है कि केवल यहाँ पे CH3 ग्रुप लगाओ, है ना, एल्काइल ग्रुप लगाओ, इसको हम एलिफेटिक कहते हैं। दूसरे होंगे एरोमेटिक, है ना, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो एरोमेटिक क्या होंगे, जब ऐसे बेंजीन ग्रुप लगाओ। इस केस में जो एमाइन ग्रुप होते हैं ये अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग को दे देते हैं, तो बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं और लोन पेयर बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेस की तरह कंसिडर नहीं होता है, बेसिक प्रॉपर्टी घट जाती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, एनिलीन कम बेसिक होता है। ठीक, खैर वो कभी आपको जब ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ा दूंगा। कह रहा मिक्स द 2 सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व, 2 सॉल्यूशन को मिक्स करिए और ऑब्जर्व कीजिए। टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट टेस्ट ट्यूब एंड अबाउट 5 ml ऑफ वाटर डालिए, कूल करिए सॉल्यूशन को आइस बाथ में। कह रहा डिजॉल्व फ्यू ड्रॉप ऑफ 1 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, कूल इन आइस बाथ। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, जल्दी से हम देखते हैं क्या मिलेगा। बबल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आर फॉर्म, जैसे हाइड्रोजन गैस की बबल फॉर्म हो रही थी वैसे ही नाइट्रोजन गैस की कलरलेस, है ना, कलरलेस होता है, ये ध्यान में रखना है। तो आपको पता चल जाएगा कि सर यहाँ पे प्राइमरी अमाइन है। कैसे पता चला, हमने करा सर नाइट्रस एसिड टेस्ट। आगे नेक्स्ट इज कार्बल अमाइन टेस्ट, ये भी हमें NCERT में मिलता है डायरेक्टली देखने को। तो हमें 1 ml लेना है कंपाउंड का, उसमें 1 ml डालना है कंसनट्रेटेड HCl और क्लोरोफॉर्म डालना है, 2% डालना है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड वार्म। तो आप देखोगे बहुत ही भद्दी सी स्मेल आएगी, ऑफेंसिव स्मेल आएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सर यहाँ पे NH2 ग्रुप है। इट इज कॉल्ड कार्बल अमाइन टेस्ट। नेक्स्ट इज एजोडाई टेस्ट, और शायद इस टेस्ट के बारे में मैंने कहीं ना कहीं पहले भी आपसे चर्चा करी थी कि एजोडाई, है ना, एजो मतलब जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, जनरली नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो कंपाउंड होते हैं उसको हम एजो ग्रुप कहते हैं, और वो डाई, ऐसे कंपाउंड जनरली डाई ही बनाते हैं। ये किसके लिए होगा, ओनली फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट,
जैसे आपने देखा जो अभी हमने ऊपर टेस्ट है ना, उसमें हमने देखा केवल वो एलिफेटिक अमाइन के लिए है, ठीक है, जो नाइट्रस एसिड वाला टेस्ट था। ऐसे ये जो टेस्ट है एजोडाई टेस्ट, ये केवल एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और ये शायद मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे चर्चा किया था कि डाइज जो हैं वो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड के द्वारा ही दी जाती हैं, और मैंने बताया था वो कहीं ना कहीं लैम्डा मैक्स पे डिपेंड करता है, और ये सब कहीं ना कहीं वुर्जमैन फिशर रूल वगैरह जो पढ़ाते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वहाँ भी मैंने आपको ये बात खैर समझाई नहीं है, बट ऑब्वियस बात है जब मैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिटेल में टॉपिक लाऊंगा तो वहाँ पे मैं बातें आपको समझाऊंगा। खैर स्किप डैट, काफ़ी बच्चे कह रहे होंगे IR क्या है, क्योंकि ऑब्वियस बात है अप टू 12th ही वो साइंस पढ़े हैं, ठीक है ना, तो टेंशन ना लीजिए, यहीं आइए। एजोडाई, डाई मतलब ऐसे कंपाउंड जो कलर देंगे, ठीक है। तो इसमें ये जो टेस्ट है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए होंगे। डिजोल्व करना है आपको 2 ग्राम ऑफ द गिवन कंपाउंड, 2 से 3 ml लेना है डाइल्यूट HCl, ठीक है, एल छोटा बना लीजिएगा, आई एम सॉरी, और टेक 2 ml ऑफ 2.5% solution of sodium nitrite, cool the mixture in ice, add 0.5 ml of alkaline second naphthol solution, ठीक है, या इसको हम बीटा नेप्थॉल भी कह सकते हैं। और याद कीजिए बीटा नेप्थॉल क्या था, ठीक है, व्हाट इज बीटा नेप्थॉल, तो आप याद कीजिए क्या था बीटा नेप्थॉल, ये था नेप्थलीन, इसकी सेकंड पोजीशन पे OH लगा दिया, इट इज़ द बीटा नेप्थॉल, और ये याद कीजिए लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था। तो आप देखेंगे कि ऐसा करने पर आपको एक ऑरेंज रेड कलर की डाई मिल जाएगी, है ना, तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि सर यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप के साथ, बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह का देख सकते हैं कंपाउंड आपको मिल जाएगा। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे कृपया पढ़ लें। अच्छा, तो ये थे आज के सारे टेस्ट। क्या कोई टेस्ट रह गया है? चलो, वैसे टेस्ट रह तो नहीं गया, बट एक मैं आपको बताया था, हालांकि मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आपको पढ़ाऊँगा, इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप हिंसबर्ग टेस्ट भी लिख सकते हैं, है ना, हिंसबर्ग टेस्ट। जैसे अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में भिन्नता बताने के लिए आपने टेस्ट किया था, कौन कौन सा, ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ऐसे ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस में अंतर बताने के लिए भी आप टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम हिंसबर्ग टेस्ट कहते हैं। अब प्राइमरी अमाइन क्या है, सर ऐसा कार्बन जो एमाइन के साथ जुड़ा हो, प्राइमरी अमाइन, सर ऐसे 2 कार्बन या मैं बोलूँ 2 ग्रुप जो नाइट्रोजन पे जुड़े हों, तो ऑब्वियस बात है यहाँ एक ही H होगा, सर ये हो गया प्राइमरी अमाइन, ये हो गया सर सेकेंडरी अमाइन। सर ऐसा नाइट्रोजन जिस पे 3-3 कार्बन ग्रुप लगे हों, है ना, 3-3 ग्रुप लगे हों, तो सर इसको हम, ऑब्वियस बात है इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, सर इसको हम टर्शरी अमाइन कहेंगे। क्लियर है, बहुत सरल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब कुछ बातें और जान लीजिए कि सर सबसे पहली बात यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है। पॉइंट नंबर 1, हिंसबर्ग रीएजेंट क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है, इट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यह होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। एक मिनट दीजिएगा, हाँ यही होता है, ठीक है, मैं बस थोड़ा सा अपने माइंड को घुमा रहा था कंफर्म करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से, सही बताऊं, ऑर्गेनिक मैंने देखी नहीं, ठीक है। खैर, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यह होता है, ठीक। तो स्ट्रक्चर भी बना दिया, बेंजीन पे सल्फोनिल ग्रुप और साथ में Cl लगा दिया है, और थोड़ा ओपन करके देखना चाहें तो आप इसको ओपन करके भी बना लो, देखो ऐसे ये डबल बॉन्ड हो और ये Cl, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब कहानी समझिएगा, यदि आप प्राइमरी एमाइन लेते हैं, अब मैं मैकेनिज्म वाले उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि मैकेनिज्म से ही कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है, और प्राइमरी एमाइन में यदि आप हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हो, ठीक है जी, हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा एक कंपाउंड जिसको हम कह देंगे एन इथाइल बेंजीन, ठीक है, सल्फो या सल्फोन बेंजीन कह देंगे, ठीक है ना, एन इथाइल सल्फोनिल बेंजीन, ये सही रहेगा, एन इथाइल सल्फोनिल बेंजीन, ये सही रहेगा, ठीक। एक बार करके भी देख लेते हैं, चलो रिएक्शन। प्राइमरी अमाइन है RNH2 ग्रुप, इसकी रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से करा रहे हैं, चलो करा दो, है ना, बेंजीन, इस पे SO2 और ये Cl ग्रुप। होता क्या है, नाइट्रोजन का एक H और ये वाला Cl यहाँ से लीव आउट हो जाएगा, सर यहाँ से निकलेगी HCl गैस, ठीक है, और आपको मिल जाएगा R, ये मिल जाएगा N, ये मिल जाएगा H, और ये SO2 ग्रुप लगा है, क्योंकि यहाँ वाले एक H से ये वाला एक Cl निकल गया, है ना, तो अब N पे एक H बचा, एक SO2 ग्रुप, और ये SO2 ग्रुप जुड़ रहा है बेंजीन से, तो सर यही मिल गया N एल्काइल, और R की जगह आपने इथाइल ग्रुप लिया है,
तो इथाइल ग्रुप आपको मिल जाएगा। ठीक है, आर लिया तो मैं एल्काइल लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में यही ग्रुप कंपाउंड चल रहा था तो मैंने इसका नाम लिख दिया। खैर, एन एल्काइल सल्फोनिल बेंजीन। तो देख सकते हो एन आर आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, एन एल्काइल सल्फोनिल बेंजीन। ठीक है, या हाँ ये भी कह सकता हूँ, या फिर एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड भी कह सकता हूँ, ये नाम भी सही रहेगा, यही बल्कि एग्जैक्ट सही अच्छा नाम बैठ रहा है। एन एल्काइल बेंजीन है, बेंजीन पे सल्फोनिल ग्रुप है ना, बेंजीन सल्फोनिल और लास्ट में एमाइड है। यस, ये नाम और बेहतर रहेगा। तो एन एल्काइल, एन पे नाइट्रोजन पे एल्काइल ग्रुप है, तो एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड इसका नाम हो जाएगा। अब और अच्छे से नाम क्लियर हुआ है ना। चलिए, अच्छा एक चीज़ और, अब इस कंपाउंड पे एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिल कंपाउंड पे सर एक हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद है, ये हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद है, जिसकी वजह से मैं अगर यहाँ पे बेस डाल दूँ NaOH डाल दूँ तो ये OH माइनस इस H को ले जाएगा, जल निकल जाएगा, तो सर N पे आएगा माइनस और ये इस पे आके जुड़ जाएगा Na, है ना, और प्लस और माइनस वाली चीज़ बन जाएगी। तो सर प्लस माइनस वाला तो आपने बताया था सॉल्ट होता है, और सॉल्ट क्या होती है, पानी में सॉल्युबल होती हैं। तो डेट मीन्स यदि आपने RNH2 प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल अमाइड हिंसबर्ग रिएजेंट से कराई तो सर आपको एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड मिला है, जिसमें हाइड्रोजन होता है और वो हाइड्रोजन उस बेस के OH के साथ जाएगा, सर जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, सर नाइट्रोजन यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, Na पे यहाँ प्लस चार्ज है, प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, जुड़ जाएंगे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक फोर्स आपस में जब जुड़ेंगे तो सर ऑब्वियस बात है वो सॉल्ट कहलाएगा, और जो सॉल्ट होता है वो सॉल्युबल होता है जल में। तो इतनी बात समझ में आई कि भाई जैसे ही इसमें NaOH डालेंगे तो यह जल में सॉल्युबल होगा। क्लियर। चलो आगे जल्दी देखो, अगर सर मैं सेकेंडरी अमाइन ले लूँ तो ले लो भाई, आपकी इच्छा है, आप सेकेंडरी लीजिए, आप टर्शरी का कंपाउंड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सेकेंडरी अमाइन लेते हैं, इसमें सेम बेंजीन सल्फोनिल, ठीक है, क्लोराइड ले रहे हैं, ठीक, तो पीएच फिनाइल ग्रुप हो गया भाई, पीएच लिख दिया। अब काफ़ी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि सर अभी तक तो आप बेंजीन लिख रहे थे, बेंजीन ऑब्वियस बात है C6H5 ग्रुप है, और C6H5 ग्रुप को सर हम फिनाइल ग्रुप भी लिख देते हैं, PH इन शॉर्ट। ऐसी CH3 ग्रुप को मिथाइल ग्रुप Me भी लिख देते हैं, तो कन्फ्यूजन में नहीं आना है। ठीक है, अब आपको पता है सर ये H और ये Cl आपस में यहाँ से क्या निकलेगा, सर सबसे पहला काम तो यही है कि हम HCl निकाल देंगे, फिर होगा क्या, N जाके डायरेक्ट सल्फर से जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा N, इस पे दो हैं R, और ये है SO2 ग्रुप, और सर साथ में है फिनाइल, है ना। चलिए अब इसका नेम क्या करूँगा सर, NN, है ना, क्योंकि N पे दो बार R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, तो NN कितनी बार है, दो बार है, तो डाई एल्काइल। ठीक है, फिर हो जाएगा बेंजीन, सर इस पे SO2 ग्रुप मतलब सल्फोनिल ग्रुप लग रहा है, ठीक है, सल्फोनिल ग्रुप लग रहा है, और ऑब्वियस बात है सर इसमें लास्ट में अमाइड है, तो इसका नाम बन जाएगा NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। सर अगर मैं इसमें NaOH डालूँ तो सर यहाँ NaOH डालोगे तो इस नाइट्रोजन पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो OH माइनस किस हाइड्रोजन को ले जाएगा, जब हाइड्रोजन को नहीं ले जा पाएगा तो ऑब्वियस बात है NaOH डालने पर ये NN बेंजीन डाई आपका जो डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड है ये कैसा रह जाएगा, उस सॉल्यूशन में पानी में इनसॉल्युबल रहेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है सर, ये सॉल्ट ही नहीं बन पाएगा, सॉल्ट नहीं बनेगा तो ये इनसॉल्युबल रहेगा, अघुलनशील रहेगा। सर अगर मैं टर्शरी अमाइन ले रहा हूँ तो R, ये हो गया N, ये हो गया N, सर टर्शरी अमाइन ले रहा हूँ, ले लीजिए आपकी इच्छा है भाई, आपके कंपाउंड, ये आपने ले लिया हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, क्या यहाँ पे वो हाइड्रोजन है जो Cl के साथ निकल रहा है, सर ऐसा हाइड्रोजन है ही नहीं जो Cl के साथ निकल रहा है, तो सर क्या ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, नहीं, तो भैया नो रिएक्शन। तो ध्यान रखना, प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करता है N इथाइल या N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड देता है, सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की वजह से ये सर ऑब्वियस बात है एक सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा तो पानी में सॉल्युबल होगा। जबकि सेकेंडरी वाले केस में सर, सेकेंडरी वाले केस में ऐसा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ये NN डाई अल्काइल कंपाउंड तो बनाएगा बट NaOH डालने के बाद वो सॉल्युबल होगा ही नहीं, इनसॉल्युबल रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है। सर टर्शरी केस में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो तो पहले हिंसबर्ग रिएजेंट से ही रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो इतनी बात हमें समझ में आई। ठीक है, तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का भी अंतर पढ़ लिया, किस रिएक्शन के द्वारा या किस रीजेंट के द्वारा, हिंसबर्ग रीजेंट। तो हिंसबर्ग रीजेंट में प्राइमरी अमाइन रिएक्शन देता है, सॉल्युबल भी होता है, सेकेंडरी अमाइन केवल रिएक्शन देता है, सॉल्युबल नहीं होता है, टर्शियरी अमाइन तो रिएक्शन ही नहीं देता है, नो रिएक्शन, हिंसबर्ग रीजेंट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो आज की 1 घंटे की क्लास में ये जो टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप है वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखो जो
इंपॉर्टेंट क्लास हैं वो थोड़ी लेंदी भी खींची हैं, क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट अच्छे से रटना है, रटना तो सब कुछ है, कंपटीशन में बीट ही जब कर पाओगे जब आप, ऑब्वियस बात है, देखो कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि भैया जो है आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपको ऑब्वियस बात है अपने आप को बेस्ट परफॉर्म कराना है। अब बेस्ट परफॉर्म कराना है तो बेस्ट पढ़ना भी पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो अच्छे से पढ़िए, डाउट बनते हैं वो अपने डाउट सेक्शन में पूछिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।